हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के साथ। इस चैप्टर में लास्ट 3 सेशंस के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, ऑडिट ऑफ एनजीओ, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, होटल, सिनेमा, क्लब, चैरिटेबल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर परचेज, लीजिंग कंपनीज, इनकी ऑडिट को कवर अप कर रखा है। आज हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर अप करेंगे जिसका नाम है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एज द नेम इंडिकेट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक सोसाइटी की फॉर्म में काम करती है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। एक तो हो गया कि जब हम एक कमर्शियल लेवल के ऊपर लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो उस एंटिटी को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लिया जाता है। बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर एक स्मॉल लेवल के ऊपर काम होता है, कुछ पर्सन्स मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। जैसे जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चरल एंड मिल्क प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, तो उनकी सेलिंग के लिए कई बार इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली जाती हैं। छोटे छोटे एरियाज के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली जाती हैं। तो इसी तरह से रेजिडेंट वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनका रजिस्ट्रेशन या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर होता है, यदि सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में काम करती है, एक से ज्यादा स्टेट में उनकी फंक्शनिंग है, देन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं बेसिकली हर एक स्टेट अपने लेवल के ऊपर अपने लॉ को एनेक्ट करता है। तो जब हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये एक्ट हमें क्या प्रोविजंस दे रहा है, और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे होंगे जो हम स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ के भी पढ़ेंगे। फिर हमें इसके अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के एस्पेक्ट्स को कवर अप करना है। तो प्राइमरीली हम इस चैप्टर को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पार्ट 1 के अंदर हम बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। नंबर 2 पर स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और थर्ड पार्ट में we can discuss about the rights and duties of auditor of cooperative societies. पार्ट 1 के अंदर जो प्रोविजंस हम कवर अप करने जा रहे हैं वो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन होंगे, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के कुछ स्पेशल प्रोविजंस को हम पढ़ेंगे, प्राइमरली शेयर कैपिटल से रिलेटेड एंड बोरोइंग से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड। देयर आफ्टर फिर ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज को। फर्स्ट वन, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, देन स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड थर्ड पर
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ऊपर है, जिसमें हम प्रोविजंस कवर अप करेंगे एज टू प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट एज पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के हिसाब से, जिसमें 3 सेक्शंस हम डील करेंगे, सेक्शन 70, 72 एंड 73। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा इसके अंदर, सीजी की पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। तो ये हमारा इस टॉपिक का लेआउट है, जो जिन टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है। तो पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उस कौन कौन से प्रोविजन से गवर्न है, कि सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट कराना है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, शेयर होल्डिंग के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिविडेंड के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस तरीके से आप एक कंपनी के बारे में प्रोविजंस पढ़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इन अ सिमिलर मैनर काफी सारे प्रोविजंस आपको सिमिलर नेचर के देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहले तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ेंगे। देयर आफ्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो ये हमारे टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर अप करना है। टॉपिक हम सारे बुक में से ही कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। पहला टॉपिक इसका आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। जब आप एक कंपनी की ऑडिट की बात करते हैं, टू बी क्वालिफाइड एज द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है पर्सन मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट के रेफरेंस में वी कैन से इन एडिशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, द पर्सन holding diploma in cooperative accounts can also do the audit of accounts of cooperative societies. So apart from a chartered accountant, within the meaning of Chartered Accountant Act, some of the State Cooperative Societies Act have permitted the persons holding a government diploma in cooperative account and accountancy. Government diploma in cooperative account and accountancy, as also a person who has served as an auditor in the cooperative department of a government to act as the auditor. So जो पर्सन गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्ड करते हैं इन कोऑपरेटिव अकाउंट एंड अकाउंटेंसी, उन पर्सन्स को भी एलिजिबल किया गया है बाय सम स्टेट गवर्नमेंट्स, या स्टेट गवर्नमेंट की जगह वी कैन से स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट के लिए क्या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एलिजिबल है? ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पर। कुछ स्टेट्स के लॉ के हिसाब से सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज पर सम अदर स्टेट्स the person holding diploma in cooperative accounts can also do the audit. नंबर 2, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट
कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रार करेगा और जो ये पर्सन ऑडिट करेगा रजिस्ट्रार के बिहाफ पर करेगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, एक कॉपी रजिस्ट्रार को और दूसरी कॉपी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाएगी। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनी या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आपको पता है कि कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, कब कंपनी करती है, और कुछ केस में सीएजी भी करती है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा। एंड जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एज वेल एज टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिट फीस इज टू बी पेबल बाय द सोसाइटी, लेकिन उसका पे स्केल वो किसने डिटरमाइन कर रखा है? रजिस्ट्रार ने। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार। सो रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया तो रजिस्ट्रार के बिहाफ पर ऑडिट करेगा और रिपोर्ट रजिस्ट्रार को एंड आल्सो टू द सोसाइटी। ऑडिट फीस सोसाइटी पे करेगी, लेकिन किसके बेसिस पर? स्टैट्यूटरी स्केल ऑफ फीस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कंपनी लॉ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर। कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ईदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कंपनी करती है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी करती है। और रेम्यूनरेशन इज ऑलवेज बीन डिटरमिन्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और इन द मैनर फिक्स्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। यहां पर जो रेम्यूनरेशन है या ऑडिट फी है दैट इज पेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी स्केल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। ये सेकंड प्रोविजन हो गया हमारा अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सेल्स एंड परचेजेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है। इन अ सिमिलर, ये तो हो गए स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। इसके अलावा एक कंपनी बड़े सारे स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स भी बनाती है। तो इन अ सिमिलर मैनर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लॉ के अंदर रिकॉर्ड्स कौन कौन से बनाने हैं? वही एक कैश बुक आ जाएगा, सेल परचेज आ जाएगी, असेट लायबिलिटीज आ जाएगी। इसके एडिशन में काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेती है। अंडर सेक्शन 43H of Cooperative Societies Act, a state government can frame the rule prescribing the books and accounts that are to be kept by a cooperative society. For example, in Maharashtra, societies are required to maintain cash book, general ledger, personal ledger, stock register, property register, etc. It is very much clear that State Act resembles the provisions under the Companies Act 2013. The books of accounts required to be maintained in terms of instructions of the registrar are in respect of the following. Number 1, sum of money received and expended, that is cash book. Sales and purchases of goods by the society, sale book, purchase book, sale return, purchase return. Assets and liabilities of the society, general ledger. Society is at liberty, means उनके पास ऑप्शन है, चॉइस है, to maintain additional record according to their convenience and which it thinks more useful for clarity and detailed explanation. Examples: property and investment register, fixed deposit register, surety guarantee का register, daily cash sale summary register, register of collection from debtors if credit sales allowed by the bylaws of the society, loan disbursement,
एंड रिकवरी रजिस्टर यदि सोसाइटी क्रेडिट उधार का काम भी करती है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स वो क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब कोऑपरेटिव बैंक के अंदर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनके तो अपने डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द आरबीआई रेगुलेशंस। तो नाउ अब जो लोन डिसबर्समेंट रिकवरी रजिस्टर है, जो छोटी छोटी क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं जिनका काम क्या है, जैसे निधिज होती हैं, निधि, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ पर्सन्स मिल करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें वो एक कमेटी के थ्रू कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर जिस पर्सन को जरूरत होती है उसको उधार दे देते हैं। तो जैसे यदि हम अमूल की बात करें, इनिशियल डेज में ये एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, जिसका काम क्या था कि फार्मर्स से जो मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको खरीदना और उनको सप्लाई करना। आगे धीरे धीरे वो बड़ी होती चली गई और एज ए प्रोड्यूसर कंपनी बन गई, कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो गई प्रोड्यूसर कंपनी। बट इसी तरह की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं या फिर जो ठीक इसी तरह स्मॉल लेवल के ऊपर जो फार्मर्स हैं या मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपनी ऐसी कुछ एसोसिएशंस बना लेते हैं और उनको रजिस्टर्ड करा लेते हैं एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिकॉज कंपनी लॉ के अंदर हम बात करें तो कंपनी लॉ की तो कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ की कंप्लायंस कंपैरेटिवली काफी कम है। सो ये हो गया अबाउट द रिकॉर्ड्स दैट आर टू बी मेंटेन्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द शेयर होल्डिंग। सेक्शन 5 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ये कहता है यदि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, then no member of a society other than a registered society can hold such portion of the share capital as exceed maximum of 20% of the total number of share or value of shareholding rupees 1000। मीन्स यदि हम बात करते हैं एक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इसमें दो तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर 1, मेंबर्स हु आर आल्सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मींस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द मेंबर ऑफ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर मेंबर्स। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अदर मेंबर्स एक पर्सन मैक्सिमम 20% कैपिटल या 1000 रुपीज से ज्यादा के शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाय नहीं कर सकता। एंड जो ऑडिटर है उनको केयरफुली इस प्रोविजन को चेक करना है सो एज टू इंश्योर कि इस प्रोविजन का कोई ब्रीच ना हुआ हो। तो ये पॉइंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, कि इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं शेयर होल्डिंग के ऊपर, और शेयर होल्डर कौन, अदर देन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर और रुपीज 1000। 20% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग या नंबर ऑफ शेयर बोल लीजिए और रुपीज 1000। ऐसा नहीं है कि विच एवर इज हायर और लोअर, दोनों लिमिट को पूरा करना होगा आपको। मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10,000 शेयर्स हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और एक शेयर 1 रुपए का है, एक शेयर 1 रुपए का है, तो एक पर्सन दोनों प्रोविजन की कंप्लायंस करने के लिए मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीद सकता है, 1000 शेयर्स, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। बट यदि मैं एग्जांपल को चेंज कर दूं और मैं कहूं कि सोसाइटी में 1000 की जगह 4000 शेयर्स हैं, सिर्फ सोसाइटी की शेयर कैपिटल 4000 शेयर्स की है ऑफ रुपीज 1 ईच, ऑफ रुपीज 1 ईच, तो एक पर्सन कितने शेयर्स खरीद सकता है? 20% की यदि हम इसकी बात करें तो वो बन गए 800 शेयर,
और 1000, मुझे 800 की भी कंप्लायंस करनी है और 1000 की भी कंप्लायंस करनी है, तो एक पर्सन मैक्सिमम 800 शेयर्स खरीद पाएगा, दैट इज 20% से ज्यादा नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अपने मेंबर को लोन दे सकती है, जनरल प्रोविजन। अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। एक सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकती है, बट इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी। विद द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार, लोन कैन बी गिवन टू अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी। State government may further put such restriction as it think fit on the loaning power of the society to its member or other societies in the interest of the society. Next provision, restrictions on borrowings. एक सोसाइटी क्या जितना मर्जी अमाउंट बोरो कर सकती है? नो। ए सोसाइटी may accept loan and deposits from the members and other subject to the restrictions and limits imposed by the bylaws of the society. तो इसके लिए सोसाइटी के बायलॉज को हमें स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो कंपनी लॉ के अंदर भी लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस एक्सटेंट तक बोरोविंग्स कर सकते हैं, उससे ऊपर की बोरोविंग करनी है, they have to pass a resolution in the general meeting of the company. सेक्शन 180 के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं। तो इसी तरह से इन द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ऑन द लोन्स एंड द डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिटर को। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड। एक सोसाइटी अपने सरप्लस फंड्स को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकती है? एज पर सेक्शन 32, सोसाइटी अपने पैसे को सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जमा करा सकती है। सिक्योरिटीज दैट आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर ऑफ एनी अदर सोसाइटी इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन द सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बट अप्रूवल चाहिए किसका? रजिस्ट्रार का। इन एनी अदर मनी एज परमिटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सरप्लस फंड्स को कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकती है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक, बट विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। सिक्योरिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, शेयर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी और अदर्स money as permitted by the central or state government. Next, appropriation of profit. Before distribution as dividend or bonus to the member, सोसाइटी को अपने प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर करना होगा रिजर्व फंड में। However, considering the financial position of the society, रजिस्ट्रार इस परसेंटेज को रिड्यूस कर सकता है, बट दैट परसेंटेज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो 10%, नॉट लेस देन 10%। 10% से कम पर नहीं, 10% तो एटलीस्ट ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा रिजर्व फंड में। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस। सेक्शन 34 कहता है विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी can contribute an amount up to 10% of the net profit remaining after transfer to the reserve fund for any charitable purpose. पहले
रिजर्व फंड में जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो चैरिटेबल के लिए कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। रिजर्व फंड में जो पैसा है उसको कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है? स्टेट एक्ट प्रोवाइड्स दैट सोसाइटी रिजर्व फंड के पैसे को यूज कर सकती है इन द बिजनेस ऑफ सोसाइटी एज वर्किंग कैपिटल, may invest as per the provisions of this act, may be used for some public purpose to promote the objects of the society. ऑडिटर का इनकी कंप्लायंस को चेक करना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, यह कहता है एवरी सोसाइटी शैल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स द एजुकेशन फंड ऑफ द स्टेट फेडरल सोसाइटी। वो सोसाइटी जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बना रखी है तो उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा एट द रेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, इट इज अ चार्ज, दैट मींस ये प्रॉफिट को कम करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स के अमाउंट को कम करता है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने वो प्रॉफिट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है एक तरीके से। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया। तो एक बार इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर का। प्रोविजन क्या कहता है? जल्दी से सोचो और बताओ, याद करते रहो जो चीज पढ़ी। नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 वो तो एलिजिबल है ही, इसके अलावा द पर्सन्स होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट एंड अकाउंटेंसी आर आल्सो एलिजिबल टू कैरी आउट द ऑडिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सम ऑफ द स्टेट एक्ट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, auditor of a cooperative society shall be appointed by the registrar of the cooperative society. Audit shall be carried out on behalf of the registrar. Audit report shall be submitted to registrar as well as to the society. Audit fees shall be paid by the society based upon the statutory scale as prescribed by the registrar. Books, accounts and other records. Most of the Cooperative Societies Act of various states requires 3 kinds of records. Number 1, records relating to sum of money received and expended by the society, assets and liabilities of the society, sale and purchases of the society. In addition to that, few societies they also maintain some other records for their convenience, जैसे property register, श्योरिटी रजिस्टर, लोन रजिस्टर, डिपॉजिट रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, इस तरह से वो एडिशनल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग, एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक पर्सन अदर देन द अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन एक्सेस ऑफ 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ₹1000। ये लिमिट है जो ध्यान रखनी है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लोन, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर को ही लोन दे सकती है। However, with the sanction of the registrar, loan may be given to another registered cooperative society. Restrictions on borrowings. Loans and deposits can be accepted by the society from the members and others subject to the bylaws of the society. Investment of funds. Surplus funds are to be invested in central cooperative bank, state cooperative bank, other cooperative banks. Securities specified under section 20 of Indian Trust Act. Shares, securities, debentures and bonds of other registered societies or other money as prescribed by the central government. Appropriation of profit. Before providing any dividend or bonus to the member, society is required to transfer at least 25% of the profits to reserve fund. However, it can be reduced
to 10% with the sanction of the registrar. Contribution to charitable purpose, जो प्रॉफिट्स बचता है आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व फंड, उसका मैक्सिमम 10% कंट्रीब्यूट किया जा सकता है टुवर्ड्स द चैरिटेबल पर्पस, बट विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड. जो रिजर्व फंड में आपने पैसा डाला है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द सोसाइटी इन द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी एज वर्किंग कैपिटल. It may be invested as per the provisions of respective state law, or it may be used for some public purpose for the promotion of the object of the society. Contribution to education fund. Some of the state cooperative society law may require that society is required to contribute a percentage of their profit to the state फेडरल एजुकेशन सोसाइटी. मींस जो स्टेट गवर्नमेंट की बनाई गई सोसाइटी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, उसमें मैंडेटरली ट्रांसफर करना होगा. और क्योंकि ये मैंडेटरली ट्रांसफर करना है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज, खर्चा माना जाएगा, नॉट एन अप्रोप्रिएशन. चलिए, ये था हमारा पहला पार्ट एज टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ. चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका दूसरा पार्ट है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. फर्स्ट वन, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट. ओवरड्यू डेट. ओवरड्यू डेट फॉर ए पीरियड 6 months to 5 years and more than 5 years needs to be classified and reported by the auditor. Further analysis on the basis of chances of recovery is to be made and need to be classified as good or bad, जैसे बैंक के अंदर करते हैं. NPA and PA, non performing advance and performing advance. Auditor need to ascertain क्या proper provision for the doubtful debts are being made और वो satisfactory है. Percentage of overdue debt, जितना पैसा रिकवर होना है, to the working capital and loan जो टोटल दे रखे हैं, they needs to be determined and to be compared with the similar ratios of the past years to determine कि ट्रेंड इंक्रीजिंग लेवल पर है या डिक्रीजिंग लेवल के ऊपर है. एग्जामिन ड्यू वेदर ड्यू एंड प्रॉपर एक्शंस फॉर द रिकवरी इज बीइंग टेकन. पोजीशंस रिगार्डिंग केसेस इन कोऑपरेटिव कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एटसेट्रा. तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स का. तो जिसमें हमें बेसिकली एज ए ऑडिटर क्या करना है, डेट्स की क्लासिफिकेशन 6 months to 5 year, मोर देन 5 years करनी है, रिपोर्ट करना है. चांसेस ऑफ रिकवरी के बेसिस पर वी नीड टू क्लासिफाई देम एज गुड डेट और बैड डेट. वी नीड टू डिटरमाइन क्या अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाए गए हैं. We need to determine a ratio of overdue debt to the working capital and loan advance, and this ratio need to be compared with the ratio of past year so as to determine the trend whether it is on increasing side or on decreasing side, and whether proper actions for the recovery of loan are being taken by the cooperative society or not. Next one, ओवरड्यू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है, इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है बट अभी तक रिकवर नहीं हुआ. तो क्या जो इंटरेस्ट है ड्यू हो गया, रिकवर नहीं हुआ, ड्यू डेट चली गई, क्या उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पार्ट माना जाए? नहीं. ओवरड्यू इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड from the outstanding interest and accrued due while calculating the profits. Next one,
सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट। बैड डेट, यदि आपको बैड डेट को राइट ऑफ करना है, it needs to be certified by as bad debt by the auditor of the society. Any bad debt and irrecoverable losses write off करने से पहले, before being written off, कहां से? या तो प्रोविजन बना रखा होगा आपने, प्रोविजन फॉर बैड डेट का, या फिर रिजर्व फंड से राइट ऑफ करोगे, कहीं ना कहीं से तो राइट ऑफ करोगे। बट राइट ऑफ करने से पहले देयर इज ए कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? इट शुड बी सर्टिफाई एट बैड डेट और इररिकवरेबल लॉसेस वेयर द लॉ सो रिक्वायर्स। यदि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, देन ऑडिटर की जगह पर जो मैनेजिंग कमेटी है that must authorize the write off. वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग से। जैसे इन जनरल हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन के एस्पेक्ट्स को पढ़ा था, उसी तरह से असेट्स और लायबिलिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर भी ऑडिटर को असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन को चेक करना है। रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है अंडर द एक्ट एंड रूल्स। ड्यू रिगार्ड शुड बी गिवन टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग कन्वेंशंस एंड द स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर नीड टू असर्टेन एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। फिक्स्ड असेट्स should be valued at cost less depreciation. Incidental expenses incurred in acquisition and installation expense, आपको पता ही है 11th से पढ़ते आ रहे हो, they needs to be capitalized. Current assets की वैल्यू cost और market price whichever is lower. Cost और market price whichever is lower. Regarding the liabilities, ऑडिटर को देखना है जितनी भी नॉन लायबिलिटीज हैं उनकी अकाउंटिंग की गई है, एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज दे आर स्टेटेड बाय वे ऑफ नोट, बाय वे ऑफ अ नोट। सो दिस इज अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन, एडियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगी या नहीं? डेफिनेटली। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है? एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट का ध्यान रखना, एक दूसरे के केयर करना। ऑडिटर विल हैव टू असर्टेन इन जनरल हाउ फार द ऑब्जेक्ट्स for which the cooperative society is being formed achieved in the course of working. ये प्रॉफिट्स की टर्म में नहीं, रादर इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू द मेंबर who have formed this society. While auditing the expenses, चेक करिए एक्सपेंसेस जो खर्च किए जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली खर्च किए जा रहे हैं, कोई फंड की वेस्टेज नहीं हो रही। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट शुड बी फॉलोड। प्रोप्राइटी ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ा, एक्सपेंडिचर सिर्फ जेन्युइन पर्पस के लिए किया जाए, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट किया जाए, नॉट फॉर एनी वेस्टफुल पर्पस। Observation of provisions of the act and the rule. Auditor is required to examine क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने जो उनके ऊपर एप्लीकेबल प्रोविजंस है उनका कंप्लायंस किया है या नहीं किया। ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड to point out whether the
provisions of Cooperative Societies Act rules and bylaws are infringed, यदि infringed हुए हैं, वायोलेशन हुई है, उनके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, इनका क्या डिटर अमाउंट है और उसकी रिपोर्टिंग. इट शुड बी प्रॉपरली असेस्ड बाय द ऑडिटर एंड शुड बी रिपोर्टेड. सम ऑफ द स्टेट एक्ट्स कंटेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसको ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए और चेक करना चाहिए क्या इन चीजों को इंश्योर किया गया है बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ पासबुक. एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन मेंबर्स पासबुक जैसे बैंक इशू करते हैं ना कि मेंबर्स पैसा डिपॉजिट कराते हैं, पब्लिक पैसा डिपॉजिट कराती है बैंक में, तो पासबुक में एंट्री होती है. इन अ सिमिलर मैनर जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके जो मेंबर्स हैं वो अमाउंट जमा कराते हैं, तो आपको चेक करना है उन एंट्रीज को जो मेंबर्स की पासबुक में की गई है वो डिपॉजिट से रिलेटेड है या लोन से रिलेटेड है. लोन की एंट्री है वैसे चेक करिए, डिपॉजिट की एंट्री है तो भी चेक करना है. रिगार्डिंग द लोन, उनकी रीपेमेंट्स, कंफर्मेशन ऑफ लोन बैलेंसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एश्योर कि जो बुक्स में एंट्रीज की गई हैं दे आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशंस. यहां तक के जो पॉइंट थे बड़े जनरल पॉइंट थे, ये आ गया इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार. ये पॉइंट कहता है कि यदि ऑडिट के दौरान इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई एनी सीरियस इरेगुलरिटीज इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, देन उसको रजिस्ट्रार को एक स्पेशल रिपोर्ट देनी है एंड बेस्ड अपॉन दैट स्पेशल रिपोर्ट, जब रजिस्ट्रार के पास ऐसी रिपोर्ट आएगी इन स्पेशल मैटर्स के ऊपर, देन रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द सोसाइटी. 4 केसेस हैं जहां पर यह स्पेशल रिपोर्ट इशू की जाएगी. 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. पहला केस, पर्सनल प्रॉफिटरिंग. मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स जो डिसीजंस ले रहे हैं, उन डिसीजंस में सोसाइटी का वेलफेयर कम, रादर उनका अपना पर्सनल बेनिफिट ज्यादा है. Personal profiteering by the members of managing committee in transactions of the society which are detrimental to the interests of the society. Detection of fraud relating to expenses, purchases, property and stores of the society. Mismanagement, मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं दे आर अगेंस्ट द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस. डिसप्रोपोर्शनेट मींस किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लोन कंपैरेटिवली ज्यादा दिए गए हैं बाकियों के मुकाबले, और वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो बेसिकली ग्रुप है वेस्टेड ग्रुप, जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जिसमें मैनेजमेंट के रिलेटिव हो सकते हैं. 2 vested interest groups such as relatives of the management and deliberate negligence about the recovery thereof. और इनसे रिकवरी के लिए कोई सीरियस एफर्ट्स भी नहीं किए जा रहे. रेकलेस एडवांसिंग मींस बिना सोचे समझे उधार दे देना, एडवांस दे देना, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं ली, कोई प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल नहीं किया गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं की गई, स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दे दो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को. सो 4 केसेस में रजिस्ट्रार को आप एक स्पेशल रिपोर्ट इशू करेंगे. 4 केस. नंबर 1, पर्सनल प्रॉफिटरिंग बाय द मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी, फ्रॉड डिटेक्शन,
fraud detection, mismanagement and reckless advancing या फिर disproportionate advancing. Next, audit classification of society. सारी परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एन अवार्ड टू सोसाइटी. जो ऑडिट है, जैसे हम जनरली तो क्या करते हैं, बेस्ड अपॉन द इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस हम एक मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करते हैं. लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो एक अवार्ड वर्ड यूज किया जाता है. वो अवार्ड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का हो सकता है, वो रिवार्ड एक क्वालिफाइड रिपोर्ट का हो सकता है, वो रिवार्ड एक एडवर्स रिपोर्ट का हो सकता है, वो रिवार्ड एक डिस्क्लेमर का हो सकता है. तो सोसाइटी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अवार्ड अ क्लास टू द सोसाइटी. अब वो ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड कैटेगरी में गई, क्वालिफाइड कैटेगरी में गई, एडवर्स की कैटेगरी में गई, डिस्क्लेमर की कैटेगरी में गई. यदि मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर क्लास, दे मे मेक एन अपील टू द रजिस्ट्रार. वो रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं और रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन द अपील ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस देगा फॉर रिव्यूइंग द क्लास दैट इज बीइंग अलॉटेड और अवार्डेड टू द सोसाइटी. आफ्टर ए जजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आफ्टर अ जजमेंट ऑफ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी, auditor has to award a class to the society. This judgment is to be based on the criteria specified by the registrar. यदि मैनेजमेंट सेटिस्फाइड नहीं है इस अवार्ड से, इट कैन मेक एन अपील टू द रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार में डायरेक्ट टू रिव्यू द ऑडिट क्लासिफिकेशन. ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल while making a decision about the class of society. Discussion of draft report with the managing committee, ये तो इन जनरल भी होता है. ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स को आपको मैनेजिंग कमेटी से डिस्कस करना चाहिए. On conclusion of the audit, auditor should ask the secretary to convene a meeting of the managing committee to discuss the draft audit report. Audit report should never be finalized without discussion with the managing committee. तो ये हमारे स्पेशल एस्पेक्ट थे जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो नाउ अब जरा एक बार इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं और आपको बताता जाता हूं कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं. पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट का. इसके अंदर बताया गया है कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द डेट्स ऑफ द सोसाइटी इनटू डेट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड 6 months to 5 years एंड मोर देन 5 years. ये ऑडिटर को क्लासिफिकेशन करनी है और इसकी रिपोर्टिंग करनी है. क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिपोर्टिंग, दोनों चीज. नंबर 2, auditor is required to further analyze it based upon the chances of recovery and classify the advances as good or bad. Number 3, auditor is required to determine whether the appropriate provision based upon the classification of advances are being made or not and whether the provisions made are satisfactory. Proper provisions for doubtful debts are made and satisfactory. Fourth, percentage of overdue debt to working capital and loan advanced compared with the last year to determine increasing or decreasing trend. Number 5, whether due and proper actions for the recovery of overdue debts are being taken.
नंबर ऑफ केसेस जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं, उनके क्या प्रोग्रेस है, क्या उनका रिजल्ट्स आया है, वो सब चीजें ऑडिटर को एग्जामिन करनी है। ये इंपॉर्टेंट है। ओवरड्यू इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड एक्रूड इंटरेस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, किसी भी डेट को बैड डेट या इररिकवरेबल लॉस की फॉर्म में रिजर्व फंड के अगेंस्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेट के अगेंस्ट राइट ऑफ करने से पहले एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रार से ऑडिटर से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोविजन ये अप्रूवल कौन देगा? मैनेजिंग कमेटी देगी। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर, करंट असेट्स की वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, and ensure all known liabilities are being accounted for and contingent liabilities are given in footnote. Adherence to cooperative principle, because cooperative society is formed on the basis of mutual principle, so auditor is required to check whether the objects जिसके लिए इस cooperative society को बनाया गया था, the extent to which these objects are being achieved. और ये चीज not in terms of profit, rather in terms of the benefit that are extended to the members of this society चेक करना है। जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जा रहे हैं, चेक क्या ये एक्सपेंसेस इकोनॉमिकली इंकर्ड किए जा रहे हैं। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द एक्सपेंसेस बेस्ड अपॉन द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोप्राइटी। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स, कहीं कोई कॉन्ट्रावेंशन है उसको चेक करिए, कॉन्ट्रावेंशन है तो उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को चेक करिए, उनको रिपोर्ट करिए। मेंबर्स रजिस्टर को चेक करिए, पासबुक को चेक करिए, उनको क्या लोन दिया गया है, उनसे रिपेमेंट कितनी आ गई है, वो सब चीजों को चेक करना है। ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रादर दूसरा। पहला इंपॉर्टेंट नंबरिंग कर दूं, इंपॉर्टेंट 1 जिसको लर्न करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट 2 स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। स्पेशल रिपोर्ट 4 केसेस में जाएगी, पर्सनल प्रॉफिटिंग, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसिंग या रेकलेस एडवांसिंग, 4 केसेस। ऑडिट क्लासिफिकेशन, ये तीसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरल टॉपिक्स हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक बड़े स्पेसिफिक हैं जिनको आपको याद करना है। तो बेस्ड अपॉन द ओवरऑल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, auditor is required to award a class to the society. If the managing committee is not convinced with the class awarded to the society, they can appeal to the registrar, and based upon that appeal, registrar may direct the auditor to review the class awarded to the cooperative society. डिस्कशन ये तो जनरल टॉपिक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था अबाउट स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर कुछ भी नया पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरली जो इतने सारे राइट्स एंड ड्यूटीज आपने कंपनी ऑडिट के अंदर पढ़ रखे हैं, उन्हीं से मिलते जुलते पॉइंट सारे आपको यहां पर मिलने हैं। मैं एक बार आपको रीडिंग करा देता हूं। सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, द रजिस्ट्रार शैल ऑडिट और कॉज टू बी ऑडिटेड by some person authorized by him by general or special order in writing in this behalf the accounts of every registered society once at least in every year. रजिस्ट्रार खुद ऑडिट करे या वो ऑडिटर को अपॉइंट करे एवरी ईयर के लिए। Audit shall include an examination of overdue debt, if any,
एंड अ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी। अभी पढ़ा है। The registrar, the collector, or any person authorized by general or special order in writing in this behalf by the registrar shall at all time, ऑडिटर के राइट की बात आ गई, have access to all the books, accounts, papers and securities of a society, and every officer of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the person making such inspection may require। तो ये पर्सन है कौन? बेसिकली ऑडिटर। सो सेक्शन 17 ने ऑडिट की रिक्वायरमेंट की, दो एस्पेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन मांगा और फिर ऑडिटर के राइट्स की बात की। किन मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग जरूरी है? ऑडिट रिपोर्ट उस फॉर्मेट में दी जाएगी जो रजिस्ट्रार ने प्रिस्क्राइब किया है, एंड अकॉर्डिंगली जो बहुत सारी स्टेट ने अपने रिपोर्टिंग फॉर्मेट दे रखे हैं उनके अंदर जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, ये सारी चीजें आपको कंपनी लॉ के सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 से मिलती जुलती मिलेंगी। नंबर 1, whether he has obtained all the necessary information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of audit। 143 के अंदर है, 143 सबसेक्शन 3 का पहला पॉइंट। whether in his opinion and to the best of the information या according to the explanation offered to him said account give all the information required by the act। Profit and loss account reflects a true and fair view of profit and loss। Balance sheet drawn up as at the end of year gives a true and fair view of state of affairs। Whether in his opinion proper books of the account as required by the act, rules and bylaws are maintained। Balance sheet and profit and loss account examined by him are in agreement with the books of account and the returns of the society। यदि इसमें से किसी का आंसर भी नेगेटिव है, then auditor is required to qualify the observations। ये तो कुछ भी सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी हमने 143 सबसेक्शन 3 के अंदर डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं। लास्ट टॉपिक आ जाता है, व्हाट आर द वेरियस शेड्यूल्स दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ मैटर जिन पर ऑडिटर को अपने कमेंट देने हैं। इसके साथ ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ 5 शेड्यूल्स और लगाने हैं। शेड्यूल 1 किस चीज का? ऑल ट्रांसैक्शन विच अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, बायलॉज, रूल्स। कॉन्ट्रैरी ट्रांसैक्शंस का। ऑल सम जो अकाउंट्स का पार्ट नहीं बना है, जो अकाउंट्स में लाना चाहिए था अमाउंट बट अकाउंट्स में नहीं रखा गया, नहीं लाया गया, मींस ओमिशन, ओमिटेड अमाउंट। All material or property belonging to the society which appears to the auditor as bad or doubtful of recovery। Any material irregularity in the expenditure or realization of money due to the society। Any other matter specified by the registrar in this behalf। यदि इनमें से कोई भी मैटर नेगेटिव में नहीं है, then also you are required to submit a nil report। एक नील रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये हमारे प्रोविजंस थे जिसमें मुझे जो लगता है ये क्वेश्चन तो फ्रेम हो सकता है, फ्रेम होने को ये भी क्वेश्चन हो सकता है फ्रेम, लर्निंग दोनों की कर लेना, इंपॉर्टेंट 1, इंपॉर्टेंट 2। सो 3 चीजें हमने कवर अप की हैं। नंबर 1,
important provisions of cooperative society law, special aspects of audit of cooperative society, and third, rights and duties of auditor of cooperative society. तो जो चीजें हमने कवर अप की, एक बार इनका मैं आपको ब्रीफ में एक छोटी सी नोटिंग करा देता हूं, या की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जिनसे इन पॉइंट्स की लर्निंग कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। चलिए, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, मैं सिर्फ की पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं, आप अपने आप भी नोट कर सकते हैं, बट साथ साथ नोट करेंगे तो कुछ चीजें और माइंड में सेट होंगे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक रिवीजन का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, CA प्लस persons holding diploma in cooperative accounts। नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये जो नोटिंग करा रहा हूं ना, ये सिर्फ एक रिवीजन है, ऐसा नहीं कि बाद में आपको इसी में से याद करना है, याद आपको बुक में से ही करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय रजिस्ट्रार, ऑडिट शैल बी डन ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार, ऑडिट फी शैल बी पेड बाय द कंपनी, by the society based upon the statutory scale as prescribed by the registrar। नंबर 3, बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। इसमें sum of money received and expended, sales and purchases, assets and liabilities। इसके अलावा और भी जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, सॉरी स्टैटिस्टिकल रजिस्टर्स हैं, लाइक लोन का रजिस्टर, डिपॉजिट का रजिस्टर, गारंटी का रजिस्टर, श्योरिटी रजिस्टर, उनको बनाया जा सकता है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 4, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग। 20% of total number of shares, और दूसरी रेस्ट्रिक्शन है ₹1000 की, फॉर persons other than रजिस्टर्ड सोसाइटीज। मींस एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी में यदि इन्वेस्ट करती है तो फिर ये लिमिट्स अप्लाई नहीं होती है। नंबर 5, restrictions on loans।
to be made only to members of society, सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स को दिया जाए, to others but with the sanction of रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की परमिशन से, रजिस्ट्रार की इजाजत से। नंबर 6, restrictions on borrowings, loans and deposits can be accepted from members and others subject to the conditions as imposed by the law. Investment of funds. Surplus funds can be invested in the central cooperative bank, state cooperative banks, other banks, securities specified under section 20 of Indian Trust Act, shares, securities, debentures, bonds and others money as prescribed by the central government. 8th point, appropriation of profits. Before distributing the profits as a dividend or bonus among the members, at least 25% of the net profits to be transferred to reserve fund. However, with the permission of registrar, इस लिमिट को 25% की जगह 10 तक किया जा सकता है विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। Contribution for charitable purpose. With the permission of the registrar, amount can be contributed for charitable purpose up to 10% of net profit after transferring to reserve funds. 10th point, utilization of reserve fund. रिजर्व फंड को किस लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? रिजर्व फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड for the business of this cooperative society as the working capital, for investment as per the provisions of this act, or for some public purpose, for the purpose of promotion of the objects of the society. Contribution to education fund, जो स्टेट की फेडरल सोसाइटी है उसको कंट्रीब्यूट करना होगा एट द रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारे पॉइंट्स थे एज टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के हैं। तो जो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक आ जाते हैं उनको याद करने के लिए, क्योंकि उनमें ठीक एज ए टीचर मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स ये हैं, आप इनको खुद भी पढ़ते तब भी हो सकता था, लेकिन अब बात आ जाती है सिर्फ कि कैसे इनको रिटेन करें एग्जाम के लिए। उसके लिए ये एक तरीका है कि आपने पढ़ लिया, क्लास के अंदर इनको कवर अप कर लिया, उसके बाद क्लास में ही एक बार इनकी रिवीजन भी कर ली, देयर आफ्टर इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को रिवाइज करना है छोटी छोटी नोटिंग के साथ। तो अब मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, और वो होमवर्क क्या है, एक टॉपिक के मेन की पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, दूसरे टॉपिक के की पॉइंट्स आप खुद नोट डाउन करेंगे, ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट। स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्पेशल फीचर्स क्या होंगे, जिसमें मैं फिर लिखने लगा था, फिर वही हो जाएगा, ये तो मैं ही करा दूंगा, नहीं थोड़ा सा होमवर्क आपको करना है। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट, ओवरड्यू इंटरेस्ट, ऑडिट क्लासिफिकेशन, स्पेशल रिपोर्ट, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके लिखने हैं। और फिर
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके की पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको करना है। बुक में से सारा मैंने आपको करा दिया है डिटेल में, एक एक पॉइंट, साथ साथ रिवाइज भी करा दिया है। उसके बाद फर्दर रिटेन करने का प्रोसीजर क्या है, उसका थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपको इनको रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि छोटे छोटे आप इनके की नोट बनाएं, आपके ये पॉइंट्स काफी हद तक रिटेन हो जाएंगे। इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और पार्ट नंबर 2 वो अब हमें करना है, दैट इज रिलेटेड विद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। बट उसको अलग सेशन में रिकॉर्ड करूंगा। तो इस क्लास को, इस सेशन को तो यहीं पर ओवर कर रहा हूं, और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के प्रिंसिपल्स को कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।